नमस्कार। बस इतनी छोटी सी तो बात है, माँ बाप के सामने हमारी क्या औकात है। आप वही महत्तम रूप आपको हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से मुझ संतोष के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन। देखिए, कल एक प्रश्न था ये निधि अग्रवाल जी का। निधि अग्रवाल जी ने कहा था कि बच्चे को काफ़ी कहते हैं पर वो समझता नहीं। तो कल मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमारा सेशन है सुझाव पर, तो उसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अनिल दुबे जी, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप योगा और प्राणायाम के माध्यम से आपने मेमोरी को शार्प कर लिया और अपनी स्मरण क्षमता को बढ़ा लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी ढंग से जागरूक होकर के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं उन सभी का उन सभी के प्रति हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, जो लोग इसको लाइक करते हैं, जो लोग इसको देखते हैं, अपने माध्यम से, अपनी इमोजीज के माध्यम से, अपने वाक्यों के सम्मान के माध्यम से हमें संबोधित करते हैं। उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे कार्यों के प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। यदि आपकी तरफ से हमें सहयोग मिलेगा तो शायद हम और भी बहुत अच्छा आपको सेशन दे सकेंगे। आइए, कल की बात अधूरी रह गई थी, उसको हम पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, जितना कुछ बताया था अब मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। कारण क्या है कि उससे समय हमारा बहुत लग जाता है, और दूसरा समय बहुत लगता है, और दूसरा बात अधूरी रह जाती है। क्योंकि अगर आप पढ़ना देखना चाहेंगे तो आप पिछला जो वीडियो है, जो उसको फिर से देख लीजिएगा, जो लाइव वीडियो था उसको फिर से देख लीजिएगा, तो आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं स्मृति के नियम की। स्मृति के नियम क्या, किन आधार के द्वारा जो स्मृति की जो है वो दशाएं जो अनुभव के पुनः स्मरण पर हमारी मदद करती हैं, वो कहलाती हैं स्मृति। और स्मृति के नियम यानी कि वो नियम, वो दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में हमारी मदद करते हैं। यानी हम अपने अनुभवों को फिर से रिकॉल किस किस तरह से करें, तो वो जो है स्मृति के नियम होते हैं। अब स्मृति के नियम क्या हैं? सबसे पहले आदत का नियम। अब केवल मौखिक पुनरावृत्ति काफी होती है। कई बार हम किसी बात को फिर से दोहराते जाते हैं, दोहराते रहते हैं, तो उससे। और ये जो नियम है इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से है। जैसा कि मैंने आपको स्मृति के प्रकार में बताया था कि ऑटोमेटिकली होता रहता है, कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जितना हम आदतों में हम गहराई लाएंगे, के लिए आदतों में गंभीरता लाएंगे, वैसे वैसे इसके माध्यम से हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती चली जाएगी। कई बार ये जो कई बार बच्चे हैं पहाड़े रटते चले जाते, फटाफट दो एकम दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और जहां वो अटक गए तो क्या होता है कि वो अटक ही जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम रटने वाली शक्तियां तो बहुत तीव्र करते हैं, इसमें असल में विचार विश्लेषण की कोई क्षमता नहीं होती। तो ये आदत का नियम है, जो कि स्वाभाविक रूप से, जैसे कि आपको हाथ धोना ही है, आप टॉयलेट गए हैं उसके बाद हाथ धो रहे हैं, तो एक आदत में शुमार हो गया, ना कि ये ऐसा है कि आपको सोच करके आप उसको कर रहे हैं। अब आ जाते हैं निरंतरता। जो भी वस्तु, जो भी जो भी बात हमारे ऐसे अचानक ही हो जाती है, तो वो ज्यादा हमारे दिमाग पर स्थायी रूप डालती है, हमारी स्मृति में स्थायी हो जाती है। जैसे कहिए, और इसमें हमारा जो तात्कालिक जो स्मृति का प्रकार है वो ज्यादा काम करता है। वो कैसे? आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपको इतना अच्छा अच्छा सा मधुर संगीत मिला, कोई भी भजन आपको सुनने को मिल गया, कोई भी गाना है, या कभी भी अचानक चले जा रहे हैं सड़क पर, कोई गाना आपके कान में गूंजने लगा, आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा और सारा दिन आप उसको ही गुनगुनाते रहेंगे। या कभी कभी कोई ऐसी दुखद घटना है, आपने रास्ते में चलते हुए देख ली, वो आपकी स्मृति से हटती नहीं, आप बार बार कहते हैं, कोई भी आपके पास आता है, यार मैंने आज वो देख लिया, मेरे से बिल्कुल नहीं है,
मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरा मन उसी में जा रहा है बार बार। दूसरा आपको समझा रहा है कि अरे छोड़ ना, ऐसा होता रहता है, तो इसको ये थोड़ी तू अपना दिमाग खराब कर लेगा उससे। पर वो तो क्या है कि निरंतरता है, उसकी निरंतरता स्मृति में हमेशा ही चलती रहती है। तो और सबसे मेन है परस्पर संबंध। जब कभी भी एक अनुभव हमारे अनुभव या अनुभवों का किसी दूसरे अनुभवों से पारस्परिक संबंध जोड़ लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, अधिक स्मृति में स्थापित हो जाते हैं। जैसे और उतनी अधिक सरलता से स्मरण हो जाते हैं। आप किसी बच्चे से कहिए ऊंट, जिसने कि राजस्थान रेगिस्तान के बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, एकदम कहेगा ब्राउन कलर का होता है कैमल, उसके नाम से तो एक कलर भी चला हुआ है, कैमल कलर का ब्राउन ब्राउन सा होता है, उसके पीठ पर कुबड़ होता है, रेगिस्तान के की जमीन पर सबसे अच्छा काम कर लेता है, सबसे अच्छा वही एक है, उसको इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब जो है उसके अंदर एक और विशेषता है कि वो अपना पानी स्टोर करके चल सकता है। एक यही पशु तो ऐसा है। तो क्या हुआ, आपने तो सिर्फ एक शब्द कहा, पर क्योंकि वो विचारों का परस्पर संबंध था, अनुभवों का परस्पर संबंध था, बच्चे को अनायास ही याद होता गया। तो इस तरह से हमारे जो स्मृति के नियम हैं, वो पूर्व अनुभवों के आधार पर पूर्व अनुभवों को फिर से स्मरण कराने में मदद करते हैं। अब आते हैं स्मृति की विधियों पर। अब स्मृति की विधियां क्या हैं? इससे पहले मैं स्मृति की विधियां बताऊं, तरीके बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ विचार साहचर्य का सिद्धांत। जब विचारों में साहचर्य, साहचर्य माने आपस में जुड़ना, साथ साथ चलना, वो चलता है तो आपकी स्मृति बहुत ही तेज होती है। बहुत एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो एक विचार दूसरे विचार या विचारों को जिन्हें अनुभव किया याद दिलाया जाता है वो उसमें, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को दूध दिया, दूध दिया, उससे ग्लास गिरा और टूट गया, या उससे गिलास से, बच्चों को वैसे देना नहीं चाहिए कांच का ग्लास तो, पर अगर स्टील का भी ग्लास दिया गया तो उससे अचानक गिर गया। अब कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बच्चा तो रोने लगा। अब रोया क्यों वो? कारण क्या था कि कभी उससे दूध गिरा होगा, तो बस आपने या तो उसको चांटा मार दिया होगा या उसको झिड़क दिया होगा, बस वो उस पुनः स्मरण करके उस बात को एकदम रोने लगा। ये छोटा छोटा सा बच्चा भी इस बात को महसूस करता है। तो ये इसके विचार साहचर्य का इसमें नियम काम कर रहा है। अब विचार साहचर्य साहचर्य में कई बार ऐसा होता है कि आपस में विचारों की साहचर्यता ऐसे, जैसे अब हम कहीं परिवार में बैठे हैं, किसी रिश्तेदार का एकदम नाम आ गया, एकदम का अरे वो इस तरह के हैं, तो उनकी अच्छाई और बुराई उनके साथ साथ आती गई, उनके आने का समय हमारे सामने आ गया, उनकी पसंद नापसंद क्या हमारे दिमाग में आ गया, और हम सब बैठे बैठे बात करने लगे। यही सब तो होता है। और जैसे कि आप कभी दोस्त मिलते हैं आपस में कई दिनों बाद, तो कहते हैं दोस्त बात कर रहे हैं, अभी उस कॉलेज में ऐसा होता था, उस कॉलेज स्कूल में ऐसा होता था, और वो वाले हमारे सर थे ना, और वो वाली हमारी मैडम थी ना, वो कैसे करती थी, उन्होंने एक बार मेरे को ऐसे डांटा था। ये तो क्या हुआ, ये सारा विचार की साहचर्यता का, परस्पर विचारों की साहचर्यता का सिद्धांत काम कर रहा था। तो अगर विचारों में साहचर्यता हो जाती है, विचार आपस में परस्पर रूप से संबंधित हो जाते हैं, तो वो हमारे स्मृति में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। अब आ जाते हैं स्मृति की विधियां। अब स्मृति की विधियां कौन कौन सी होती हैं कि जिससे हम जल्दी याद करें? आप अपने बच्चों को समझाने में वो आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी, आपके बहुत सहायता करेंगी। अब स्मृति की कुछ तो है प्रमुख और कुछ है गौण। मतलब कुछ को तो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, और कुछ होते हैं आपकी जिनके बिना भी जो अनायास हो जाती हैं। सबसे पहले क्या है, समीपता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके मुख्य नियम क्या है? अब आप एक चीज सोचिए कि जो वस्तु ज्यादा समीप रखी होती है और उसमें आपस में एक संबंध स्थापित हो जाता है, वो हमें जल्दी याद आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप शाम को चाय बनाती हैं, ठीक शाम को 5 बजे आपका टाइम का चाय बनाने का आपका तरीका समय होता है। आप एकदम घड़ी देखेंगे, अरे 5 बज गए। 5 बज गए का मतलब ये नहीं है कि 5 बज गए, बल्कि चाय का टाइम हो गया। तो चाय और 5 बजे एक साथ हैं,
ऐसे बच्चे जब स्कूल में बेल बजती है तो क्या शाम के 4 बजे छुट्टी होती है, अरे 4 बज गए, कोई नहीं कहता छुट्टी हो गई या कुछ है, अरे 4 बज गए, तो क्या हो गए, वो एक स्थान का समीपता का नियम है, उन दोनों में आपस में समीपता है, इसलिए इसी तरह से समानता का नियम है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके समानांतर चीज़ हमें याद आ जाती है। आप कभी किसी रोगी को देखने के लिए रिश्तेदारों के घर गए, हुँ, वो बीमार हैं किसी चीज़ से, बस न उन्होंने क्या उन्हें देखते ही आप कहने लगे, "अरे! पता है, ये तुम्हें हुआ है? मैं तो ठीक तो हो गया हूँ देख, पर क्या कहते हैं, ये तुझे हुआ है ना, देख इसमें ऐसा होगा" और उसको देख कर के आपको अपनी बीमारी, अपनी परिस्थितियाँ याद आने लगी। तो आपने उसको समानता उसमें स्थापित कर ली। डॉक्टर्स कहते हैं कई बार किसी डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर कह रहे भई हम तो सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान हैं कि जितने भारतीय हैं, जितने भी इंडियंस हैं, सारे के सारे डॉक्टर हैं। उन्होंने हमें तो फ़ेल कर रखा है। जो भी पेशेंट आता है वो आके ये कह देता है, जी उन्होंने तो ये बताया था, उन्होंने तो ये बताया था, प्लीज़ आप केवल हमारी बात पर ध्यान दिया करिए। तो उसका क्या है कि हर व्यक्ति को जब कहीं जाते हैं आप सुख के क्षणों में, दुःख के क्षणों में, हँसी के उसमें, तो क्या है आपको उसे की समानांतर बात एकदम याद आने लगती है और आप क्या होते हैं उस मेमोरी को वो मेमोरी आपके अंदर फीड हो जाती है और वो एकदम आपके चेतना स्तर पर आ जाती है और उसे बताने के लिए आप व्याकुल होने लगते हैं। तो इसमें समानता किसी चीज की हो तो उसका भी हम एसोसिएट करके रख लें तो बहुत जल्दी याद आ जाएगा। अब आ जाता असमानता, इसी का ठीक उल्टा असमानता है। कई बार क्या होता है जब हमारी स्थिति कैसी होती है तो हमें उसकी विपरीत स्थितियाँ याद आने लगती हैं। जैसे हम बहुत दुखी हैं, अचानक हमारे ऊपर कोई संकट पड़ गया, हम परेशान हैं या हम अचानक ही हमारे रोग हो गया और हम थोड़े से अक्षम हो गए या कोई भी हमारे साथ कुछ भी हो, कोई किसी चीज़ का अभाव हो जाए, तो हम कहते हैं अरे वो दिन क्या थे, जब मैं शरीर से बहुत अच्छी तरह चलता था या मेरे पास बहुत पैसा था। तो ये क्या हुआ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ये आपका ये असमानता का नियम कि उससे कोई समानता नहीं है पर वो बात आपकी कंट्रास्ट लॉ विरोधी अवस्थाएं तो जो हमारा विरोध है वो हमारा परिलक्षित होने लगता है वो दिखाई देने लगता है कि अरे जो है वैसा था तो हमें वो वाली मेमोरी हमारे अंदर आती है जब आप किसी रिश्तेदार के साथ किसी के साथ बैठते हैं तो आपको ये सारी चीजें एहसास होने लगती हैं। अब कई बार रुचि का नियम जिसमें जिसको रुचि होती है वो चीजें उसको बहुत जल्दी याद होती हैं। जैसे किसी को नृत्य में रुचि है, किसी को कुकिंग में रुचि है, किसी को पेंटिंग में रुचि है, तो वो उन चीजों की याद बहुत रखता है। अब मान लीजिए कि आपकी बच्ची है, उसको खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो एकदम देख करके बताएगी मम्मी इसमें ये चीज की कमी रह गई, तो वो उस चीज को बता पाती है, उसके साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई है, उसकी स्मृति एकदम ताजा हो जाती है, यहाँ पर ये चीज की कमी रह गई, इसको ऐसे बनना था। ऐसे ही आपकी कोई कढ़ाई बुनाई अगर आप करती हैं तो बुनाई में करती हैं तो आप दूसरे का देख के एकदम समझ जाते हैं यहाँ पर ये गलती हुई थी, यहाँ पर है, तो आपकी क्या है मेमोरी एकदम रुचि के माध्यम से आप उसको उसको एहसास कर पाती हैं या अपने पूर्व अनुभवों को जागृत कर पाती हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो कि हमारी इमेज को बनाने में, हमारी जो मस्तिष्क की छाप है, उसको बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। अब सोचिए कि किस तरह से अच्छा कुछ गौण भी हैं। गौण में क्या है प्राथमिकता। जब हमारे घर में जो कोई पहली-पहली बार आता है, तो हम उसको देख कर के वैसी इमेज अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। क्या है कि उसकी वेशभूषा कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी बातें कैसी हैं और कभी भी वो चाहे मिले या ना मिले, जब भी हम उसको याद करेंगे, उसके प्राथमिक पहले वाले ढंग को ही लेकर के याद करेंगे। एक शब्द आता है कि आता आदमी अपनी पोशाक से और जाता आदमी अपने विचारों से जाना जाता है। कैसे? अब जो व्यक्ति आया सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको देखते ही कहते हैं ये तो बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही ऐसा लगता है। पर जाते समय में आप उसके विचारों से होते हैं या तो उसके विचार भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप कहते हैं अरे
जो है ये तो वास्तव में देखने में जैसा था उसके विचार भी वैसे ही हैं। कई बार देखने में अच्छा होता है, उसके विचार बहुत ही अजीब से होते हैं। तो आप कहते हैं अरे देखने में तो ऐसा लगा था, मेरे को बहुत ही इज़्ज़त करने को मन कर रहा था, पर अब जो गया ना तो उसके तो थॉट्स देख कर के, उसके विचारों को देख के मेरा तो उससे बात करने को मन नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ होती है प्राथमिकता का नियम। आप जब सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो उसके प्रकार की ऐसी ही छाप, उसकी छवि, उसकी एक इमेज बनाकर रख लेते हैं और उसी के आधार पर आप उसको स्मरण करते रहते हैं। पुनराव अब है पुनरावृत्ति। आप जब किसी चीज़ को बार-बार देखते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं, तो वो आपको हमेशा ध्यान आती है। आप अपने घर के लॉन पर या अपने घर की पौधों को देखते हैं या किसी भी वस्तु को देखते हैं, ये उदाहरण है मात्र। तो अब मान लो आपने रोज़ घास देखी। अब जैसे किसी ने कहा हरा, तो आपको क्या याद आया? अपनी घास। हरे रंग की जो घास है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है और आपकी स्मृति में वही हरा कहते ही वही वाली घास आपके अंदर आपके स्मृति में छाप छोड़ गई। बाकी कुछ भी नहीं हुआ, पर वो आ गई। ऐसे नवीनता का नियम है। नवीनता के नियम में क्या होता है, जो चीज़ें जितनी नवीन होती हैं, तभी ताज़ी-ताज़ी होती हैं, वो ज़्यादा याद रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बच्चे खूब अच्छी तरह पढ़े हैं, रात में भी पढ़े, दिन में भी पढ़े, पर एग्ज़ाम टाइम में अपनी किताब लेके ज़रूर चलेंगे। तो आप कहते हैं, "अरे! क्यों ले जा रहा है इसे? थोड़ी देर तो दिमाग को रेस्ट दे।" "पापा आपको पता नहीं, वहाँ जाकर के थोड़ा-सा पढ़ना होगा।" "मम्मा आपको नहीं पता कि मैं ना जब एग्ज़ाम में करता हूँ तो एकदम मेरे दिमाग में ताज़ा रहता है।" तो परीक्षा के भवन तक बड़ी मुश्किल से, कई बच्चे तो क्या होता है बहुत देर-देर तक बाहर खड़े हुए पढ़ते रहते हैं और बाहर पढ़ते रहते हैं और उसे सोचते हैं कि शायद वो कह रहे हैं, "भई घंटी बज गई, चलो अंदर-अंदर चलो।" पर वो आने का नाम लेना चाहते। तो क्या है, ये नवीनता का नियम है कि हमारे जितना आखिर तक रहेगा, जब हम ताज़ा-ताज़ा रखेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा। इसी तरह सबसे बड़ी बात है स्पष्टता। स्पष्टता में क्या होता है, जो बात हमें स्पष्ट रूप से समझाई जाए, थोड़ा-सा भी घुमा-फिरा कर ना समझाई जाए, जो हमारे दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है, वह बात हमें हमेशा हम उसको मेमोराइज़ ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपनी चेतना स्तर पर बहुत तेज़ी से ले आते हैं और उसको याद कर लेते हैं। कभी-कभी मनोभाव, कई बार क्या होता है, हम उन बातों को याद नहीं कर पाते, जिस समय हमारे मनोभाव बहुत ही अजीब से होते हैं कि अ, कभी बच्चा बहुत दुखी है, कभी बच्चा बहुत गुस्से में है, कभी किसी उसमें, तो क्या हम उसको पढ़ा पाएँगे? नहीं। कई बार हम कहते हैं, "चल बैठ पढ़।" वो तो बैठा हुआ सोच रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, या आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का मन कर रहा है पतंग उड़ाने के लिए। सामने से दिख रही है उड़ती हुई पतंग और पापा लेकर के बैठे हुए हैं अपने घर में, ये बसंत के दिन है या जो भी दिन है, आंगन में बैठे हुए देख रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, उधर उसका उत्सुकता तो उसको पतंग में हो रही है कि कैसे कटी, कैसे क्या हुआ, हैं? उधर वो पापा कह रहे हैं, इसका गुणा क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका सब्सट्रैक्शन किया, वो तो ध्यान देगा नहीं। हाँ जी पापा कर रहे हैं। तो क्या है, अगर बच्चे का मनोभाव स्पष्ट नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते और याद कराने का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें अपनी स्मृति की विधियों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में अपने बच्चे को कुछ समझाएँ। हमें ज़्यादातर तो चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि बालक ही हमारे केंद्रीभूत है। हमारी सोसाइटी का शिक्षा ही मूल आवश्यकता है हमारी, और उसका केंद्र भी बालक है। तो हम चाहेंगे कि हम बच्चे को उसके मनोभाव के को ध्यान में रख के करें, या तो हम क्या करें, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि उसका समायोजन करें, या तो उसको उस परिस्थिति में ले आएँ या फिर उसके अनुरूप हम परिस्थिति बना लें। तो ये रही हमारी स्मृति की विधियाँ। और अब आते हैं स्मृति प्रशिक्षण का तरीका, कि हमें स्मृति को स्वस्थ बनाने के लिए, स्मरण शक्ति को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन सी तरीके को हम अपनाएँ। ज़्यादातर वैसे तो ये शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक किस तरह से पढ़ाए, पर अगर आप घर में समझा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो भी आपके फ़ायदे में होगा। अब क्या है, सबसे पहले आती है एक पूर्ण विधि, यानी कि आप पूरा का पूरा एक बार बच्चे को याद करा दें। ये चीज़ें छोटे बच्चे के लिए
बहुत फायदेमंद होती हैं। क्या है, छोटी सी कविता है, रेसिटेशन का को करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसको एक छोटी सी वो है, एक साथ उस कविता को कर दिया, जैसे बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। तो इस तरह की छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता, वो बच्चा जो है गुनगुनाता हुआ गा रहा है, तो पूरी की पूरी कविता उसको रट गई। परंतु और दूसरी है खंड विधि, छोटे-छोटे हम उसको टुकड़ों में, छोटे बच्चे के लिए वो बहुत उपयुक्त होती है। तो अगर बड़ी कविता है या बड़ा कुछ आपको है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कराएँ। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप उसको रटा दें। तो क्या होगा, ये है खंड विधि, जैसे पूर्ण विधि की बिल्कुल वो खंड विधि है। और एक है मिश्रित विधि। अब मिश्रित विधि में क्या है, क्या करते हैं, पूरा का पूरा लेते हैं, उसे देखा, थोड़ा-सा उसका पैराग्राफ ले लिया, एक पैराग्राफ आज पढ़ा दिया, और फिर उसको उस पूर्ण कविता को उसको खंड करके उसको मिला-जुला करके पढ़ा दिया। ये हो गई मिश्रित विधि, यानी पूर्ण भी हो रहा है, खंड भी हो रहा है। पहला थोड़ा-सा अभी याद करा दिया, फिर दूसरा याद करा दिया, फिर कहा हाँ भाई पूरा है। तो ये हो गई मिश्रित। पर एक हो जाती होती है पूर्ण विधि खंडित, और एक होती है प्रगतिशील तरीका। अब प्रगतिशील तरीका में क्या है, आपने पूरा दिन दे दिया उस चीज को याद करने के लिए, पहले उसे थोड़ा सा याद कराया, थोड़ी देर बाद फिर उसे थोड़ा सा याद कराया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा और याद कराया, फिर उसके बाद मतलब पहला याद कराया, फिर दूसरा, फिर पहले और दूसरे को याद करा दिया, फिर तीसरा याद कराया, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद चौथे को याद कराया, तो चौथा खंड, चारों खंड उसके हो गए, और ये हो गया प्रगतिशील तरीका। ये भी बहुत कारगर होता है बच्चों को याद कराने के लिए। एक होता है अंतर युक्त, जिसमें कि अंतर लेकर के हम पढ़ाएं। अंतर लेकर के कैसे पढ़ाया जाता है, मान लीजिए सुबह आपने कुछ थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फिर पढ़ा दिया, तीसरे घंटे बाद फिर पढ़ा दिया, उसको हम साथ-साथ लेते हुए चलते रहे। फिर और करीबन 4 घंटे के अंदर आपने बीच-बीच में उसको रेस्ट देते हुए उसको पूरे के पूरे खंड करा दिए, याद करा दिए और समझा दिए। तो क्योंकि जब वो उसे याद करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो बार-बार रिकॉल हो रहा है, पीछे का भी रिकॉल होता जा रहा है। तो ये बहुत सर्वोत्तम तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, और उससे बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। अब एक होता है अंतरहीन तरीका, जिसमें कि पहले तो अंतरयुक्त था, अंतर उसमें अंतर ही नहीं देते, बस रटवा देते हैं। चल भाई, जैसे फॉर्मूला वगैरह रटवा दिया या छोटी-छोटी कविताएँ रटवा दी, पर ये जो है बिना विचार के है, बिना समझे है, तो कारगर नहीं होता। एक है सक्रिय तरीका। सक्रिय तरीका में कई बच्चों को आपने देखा होगा बोल-बोल करके पढ़ रहे हैं, खूब ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसका एक फ़ायदा माँ-बाप को बहुत होता है। माँ-बाप को पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, और उसके माध्यम से उसके कानों में भी आता चला जाता है कि बच्चा क्या चीज़ उसको सिखाई जा रही है और क्या पढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद बच्चा जो है, बच्चे से माँ-बाप प्रश्न पूछ पूछ सकते हैं, "बेटा उसमें क्या था जो तू पढ़ रहा था?" तो उससे क्या हो गया, बच्चा जो है सक्रिय तरीके से हो गया। अब एक तरीका होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय तो बड़े लोग करते हैं ज़्यादातर, और छोटे बच्चे भी करते हैं। छोटे बच्चे अगर करते हैं निष्क्रिय, तो आप ही कहते हैं, क्या कर रहा है? बोल के पढ़ ना, कुछ हमें भी समझ में आए।" तो ये निष्क्रिय तरीका जो है, वो इतना काम नहीं देता, ये बड़ों के लिए है, क्योंकि बड़े मन-मन में भी आत्मसात कर लेते हैं। छोटा बच्चा इतना नहीं करता, उसको सक्रियता चाहिए। तो और एक होता है स्वर। स्वर के माध्यम से स्वर से करना, खूब ऊंचे-ऊंचे स्वर से गा रहा है, इसलिए ज़्यादातर आपके पोएम्स वगैरह रेसिटेशन में, कविता में, और आपके इंग्लिश पोएम में भी, और हिंदी की कविताओं में बच्चा घर में घूमता जा रहा है और चलता जा रहा है खूब के ज़ोर-ज़ोर से गा-गा कर। और कई तो बच्चे बहुत बाथरूम सिंगर होते हैं, खूब ज़ोर-ज़ोर से, उन्हें गाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। तो वो क्या है, उससे याद भी करता जा रहा है, और एक घर में ना एक पढ़ाई का सा भी माहौल हो रहा है, और आपको भी पता चल रहा है, और बच्चा उस समय उमंग में और उत्साह में भी बहुत रहता है। एक होता है रटने का। रटने में तो देखिए, जैसे आप भी करते होंगे कई बार कि जो है, कई बार आरती गा रहे हैं, आरती गाते-गाते आप क्या कर रहे हैं कि आरती गाते में खूब अच्छी तेज़ी से चल रही है आपकी आरती, क्योंकि आपका दिमाग तो नहीं है पूरा उसमें, विचार से तो आप नहीं है, बस क्योंकि
करनी है आरती, तो आप कहीं पर भी एक लाइन भूले तो पीछे से फिर से आपको शुरू आरती करनी पड़ती है। तो रटने की विद्या जो है वो बहुत कम कारगर होती है। बच्चे को हमेशा आप समझा करके कराइए, और ये हमेशा हम अक्सर भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान, रटने की विधि नहीं है, बच्चे के दिमाग में हमेशा स्पष्ट छाप होनी चाहिए। एक होती है निरीक्षण विधि। निरीक्षण क्या है? अब बच्चे से काउंटिंग लिखवाई, 1 2 3 4 5, फिर उससे कहा ये ठीक है कि नहीं, या उसके सामने आपने डंडी बनाई, कोई उसका इमेज बनाई, उसकी चीजें रखवाई कि 1 पेंसिल, 2 गुड डे, 3 कुछ भी ऐसे करके, तो क्या है उसके दिमाग में, फिर उससे बीच में उससे निरीक्षण कराइए, पूरी ठीक लिखी है नहीं, कहीं पर स्किप कर गया वो, जैसे 6 स्किप कर गया, और उसमें, और एक कई बार बच्चे क्या करते हैं 6 और 9 बनाने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। 9 को 9 को यूं ना बना के यूं करके बना देंगे, 6 को कैसे बना देंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है फिर से निरीक्षण करे, उससे फिर से कहिए एक बार और पढ़ के देखो कि जो है ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो उससे उसकी गलतियां पता लग जाती हैं, फिर भी उसकी मेमोरी शार्प होती है, और उसके उसमें स्थायी रूप से वो सब बैठ जाता है। और कई बार आप थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप उसके ये कमरे में मैप लगा दीजिए, मैप लगा के कभी कभी अचानक पूछिए अच्छा बताओ ये क्या है, उसे शुरू में ही उसके कमरे में जैसे स्कूल का मैप लगा दो, या आप अपने घर का मैप लगा दो, या उसके, तो उसे एक मैप देखने की आदत पड़ जाएगी, और वो उससे, उसको निरीक्षण करने से हर भौगोलिक स्थिति को जानने लगेगा। अब है क्रिया। क्रिया में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्रैक्टिकल करके कराते हैं, क्रियाओं को कराते हैं, तो जो है क्रियाओं को कराने से वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं ना, जैसे आप करिए, बच्चों के साथ जाइए, पौधों से पानी डलवाइए, जब वो पानी डाल रहे हैं साथ साथ उसे पौधों के विषय में भी बताते चलिए, तो कि बेटा ये देखो किसका पौधा है, किस चीज में फायदेमंद होता है, देखो किस तरह से इसका अंकुरण हो रहा है, किस तरह से इसका बीजारोपण किया, किस तरह से अंकुरण हुआ, किस तरह से ये पल्लवन हुआ, पत्ते बने, और किस तरह से देखो ये, और देखो कैसे कैसे फल बन गया। तो जब हम क्रिया कराते हैं तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाता है। अब है एक विचार साहचर्य है, विचारों को साथ मिला देना। इसका एक बहुत अच्छा है, वैसे तो सीधा साधारण सा एक उपाय है कि आप बच्चे से कहिए जरा टमाटर लाओ। हम्म तो अब वो टमाटर लेकर के आया, टमाटर लेकर आया तो पूछा अरे बेटा बताओ लाल, ये इसका रंग क्या है, तो बच्चा कहेगा ये लाल है। तो बताओ क्या क्या चीजें लाल होती हैं, तो वो कई सारी चीजें लाल बताते चले जाएगा। ये गाजर लाल है, शलजम ऊपर से गुलाबी और सफेद है, लाल वो चुकंदर लाल है। फिर आप उसके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये वाला कैसा लाल है, ये कैसा लाल है, ये कैसा है। तो क्या है, इस विधि के माध्यम से भी आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक चीज और है कि आप आपके घर में सब जगह है, देखिए शौचालय अलग है, जो आपका स्नानागार शौचालय स्नानागार तो ज्यादातर आजकल सब जगह एक ही हो जाता है, पर और शौचालय अलग है, आपका रसोई अलग है, आपका सोने का कमरा अलग है, आपका बाहर निकलने का दरवाजा अलग है, आपके घर के जो भी कुछ है, आप एक कागज पर लिख करके उन चीजों को लिख दीजिए। जैसे रसोई, सबसे पहले बच्चा उठा टॉयलेट में गया तो उसके ऊपर सबसे पहले डाल दो नंबर 1, उस पर लिख दो शौचालय, और नीचे लिख दो टॉयलेट। ऐसे ही उसके बाद बच्चा कहाँ गया, उसके बाद बच्चा रसोई में या डाइनिंग टेबल पर गया तो डाइनिंग टेबल के ऊपर लिख दो नंबर 2 भोजन, भोजन का कमरा, या भोजन, और नीचे लिख दो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, तीनों चीजें लिख दो। उससे क्या हुआ, तीनों चीजें याद हो गई, इसको नंबर भी याद हो गए, उसको जगह का भी। ऐसे रसोई है, रसोई लिखा, रसोई के में लिख दिया नीचे नंबर 3 किचन, और ये क्योंकि वो बर्तन रखने जाएगा। मतलब ये एक मैं तरीका है, आप तारतम्य अपने आप बना लीजिए, आपको सुझाव अच्छा लगे तो आप कोशिश करिएगा। और जैसे टीवी है तो टीवी जैसे है तो उसमें नीचे लिख दीजिए टेलीविजन या दूरदर्शन, तो दूरदर्शन वो पढ़ना सीख जाएगा, और टेलीविजन लिखना सीख, टेलीविजन की इंग्लिश स्पेलिंग भी उसको याद आ जाएगी, उसने हिंदी भी सीख ली, इंग्लिश भी सीख ली, और मैथ भी सीख लिया, मैथ की उसने काउंटिंग सीख ली। अब ऐसे ही करके अगर आप कहें तो हर समय वो उसको जब देखेगा तो वो क्या होगा, एक विचार साहचर्य से उसको क्या कहते हैं, एक सुविधा हो जाएगी।
और जो वो सुविधा होगी तो उससे क्या अनायास ही उसको स्मृति उसकी परिपक्व होती चली जाएगी, उसकी स्मरण शक्ति काफी मजबूत होती चली जाएगी। इसी तरह से क्या है कि उसके अंदर जब वो अ, उसको आप पढ़ाने बैठे तो कोई ना कोई अभिप्राय लेकर के बैठे हो। ये आप भी, बड़े भी या छोटे भी, जब भी कहीं पढ़ने बैठे तो उसका क्या मतलब है, क्या चीज हम उससे सीखना चाह रहे हैं, क्या चीज है। तो जब हम उसको ये बता देते हैं तो क्या होता है, बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और बच्चा प्रसन्न होकर के सहजता से ही सारा कुछ आत्मसात करता जाता है। उसकी मेमोरी शार्प होती चली जाती है और जब चाहे वो अनायास ही सारी चीजों को बोलता चला जाता है, समझता जाता है और उससे कनेक्ट कर लेता है। जब भी कोई आगे की चीज उससे समझाई जाती है तो उससे कनेक्ट होते हुए उसको समझते चली जाती है और उसकी समझ स्पष्ट होती चली जाती है। अब जो है, हमें इसका प्रशिक्षण हम कैसे दें? अब ये कि ये सारी चीजें तो तरीके थे, अब इसका प्रशिक्षण हम किस तरह से दें, उसको हम बच्चे को सिखाएं कैसे? तो उसके लिए क्या है कि ये हमारी उसके उन्नति का तरीका है, हमारी स्मृति की उन्नति का तरीका है कि उन्नतिशील कैसे बने। तो इसमें सबसे पहले दृढ़ निश्चय है। अपने माता पिता को भी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बच्चे को समझाना है। अब कौन से तरीके से समझाऊं, तो हमें सबसे पहले दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा। स्पष्ट ज्ञान, किसी भी चीज का हम उथला हुआ ज्ञान ना दें। कई बार बच्चा क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछता है तो हम क्या है, इसे घुमा फिरा देते हैं, हाँ होगा ना, मुझे नहीं पता, तू छोड़। और कभी कभी उल्टा सीधा भी ज्ञान ज्ञान देते हैं। मुझे एक चीज याद आती है, जब हमारे बहुत बचपन में होते थे तो सिर में किसी के जुएं हो जाती थी तो कहा जाता था, पता है ये जुएं ना खींच के ले जाएंगी और कुएं में डाल देंगे तुम्हें या तालाब में, नदी में डाल देंगी, तो इसलिए जुएं साफ करा लो। तो वो भयभीत करने का तो तरीका था, परंतु जो था गलत तरीका। उसको स्पष्ट नहीं बताया गया कि ये जो जीवाणु पैदा हो गए हैं, कीटाणु पैदा हो गए हैं, ये आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे, इसको क्यों साफ करना चाहिए, बल्कि उसको भय युक्त करके उसको एक गलत राह पर पहुंचा दिया गया। तो क्या हो गया कि ये बात जो है, हमेशा जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को कुछ भी समझाएं माँ बाप, तो उसे एक स्पष्ट ज्ञान दें, क्योंकि आपका दिया हुआ ज्ञान वो मेमोराइज हो जाएगा, इसमें छाप बना लेगा और जब भी वो किसी से बात करेगा तो उसी को आधार बनाता हुआ कार्य करेगा। उससे क्या, आपकी भी शर्मिंदगी होगी और आपका बच्चे को भी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए हमेशा बच्चे के साथ एक स्पष्ट वार्तालाप करें और स्पष्ट बताएं। कोई बातें ऐसी होती हैं कि हम बच्चे को नहीं समझा सकते, तो साफ उसको बताइए, बेटा अभी इस एज में आप नहीं आए, अभी हम इसको नहीं बता पाएंगे, थोड़े दिनों में अगर आप जब बड़े होंगे तो हम आपको इसका स्पष्ट ज्ञान दे देंगे। अब है प्रोत्साहन। जब बच्चा पढ़े, कुछ उसको याद हो जाए या कुछ है, तो उसको प्रोत्साहन दें, उसको पैडिंग करते रहो, वाह बेटा तू तो बहुत जल्दी याद करेगा। ध्यान रखिएगा, कंपेयर मत करिएगा कि किसी बच्चे से, किसी भाई बहन से, क्योंकि हर किसी का की योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, हर किसी की प्रकृति भिन्न होती है। उसमें अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे, किसी से तुलना करेंगे, तो क्या होगा कि वो बात बच्चों को परेशान करेगी। वो जिसको नहीं आता उसको हेय दृष्टि से देखने लगेगा, या दूसरा जो बच्चा है वो अपने को हीन समझने लगेगा। इसलिए कंपेयर नहीं करके बल्कि उसको प्रोत्साहन करें, हाँ भाई ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके उसको कहिएगा। और जब आप उसे पढ़ाएं तो उसे उससे पहले समझा दें, उसको मानसिक रूप से तैयार कर दें। जैसे कि एक टीचर शुरू करता है अपना कोई टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी एक भूमिका बनाता है, उसकी प्रस्तावना बनाता है। उसे प्रस्तावना बनाने से क्या करता है कि उसमें उसको उस विषय तक खींच लाता है। तो जब वो उस विषय तक खींच लाता है तो बच्चा अनायास ही उस चीज तक को अंदर से आत्मसात करने लगता है, अंदर से उसको स्मृति में अपने डालता चला जाता है और उसकी जब विचार साहचर्य बनता है तो वो आगे बढ़ता जाता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती। अब रुचि उत्पन्न करना, अब हर चीज तो ऐसे नहीं है। देखो पढ़ाई का नाम सुन के ही किसी को भी, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको रुचि होती हो, तो उसको पढ़ाई का नाम ही मत दो, उसको कहो चलो खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो खास तौर से 7 वर्ष के बच्चे को तो तक को कहो मत मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि उसको कहो चलो आजा ये करते हैं, जैसे कंकड़ी उठा लाए, कंकड़ को गिन लिया गया, या किसी भी चीज को घर में, देसलाई की तीलियां ले ली,
या फिर घर में ही कोई चीज ऐसी दिखाई दे गई, उसके माध्यम से आपने उसको सिखा दिया। तो बच्चे को ये मत कहिए कि आपको हमने सिखाया, आपको हम गिनती सिखा रहे हैं या कुछ नहीं। ऐसे करके बोले, देखो ये 1, जैसे माँ ने कहा बेटा 4 आलू लाना, तो बच्चा गिन के 4 आलू लाया। फिर उसके बाद कहा 2 आलू और ले आओ, तो वो 2 आलू और ले आया। अब उससे कहो कितने आलू हो गए, तो बच्चा अनायास ही कहेगा ये तो 6 आलू हो गए। तो क्या है, आपने उसको नहीं कहा कि मैंने आपको पढ़ाया, पर आपने उसको पढ़ा दिया। ऐसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो आप सीढ़ियों को गिनती करते हैं। गिनती तो ऐसे है, 7 साल तक के बच्चे को इस तरह से उसको बोझ ही नहीं डालिए। एक अवस्था होती है ये कि उसको मानसिक बोझ दिया नहीं जाता, पर धीरे धीरे उसको बताना शुरू कर दीजिए। देखिए जब वो स्कूल में जा रहा है या कुछ है, तो देख रहा है अरे ये सब तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने ऐसे ही समझा दिया था, है ये कहाँ, ये तो मेरा कोई भी मेरे को तो परेशानी नहीं हुई। क्यों बच्चे कह रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कि वहां डांट पड़ेगी, जबरदस्ती उस पर मानसिक दबाव बनाया जाएगा कि ये सीखना है। अरे जब माँ पहले से ही माँ और पापा उसको ऐसे करके सिखा रहे हैं, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, तो बच्चा स्कूल जाने से क्यों डरेगा? क्योंकि जब उसे कोई चीज दिखाई जाएगी, वो तो अपने आप से कहेगा अरे ये तो मुझे आता है, मैं बता सकता हूँ। तो वो एकदम ऐसा प्रसन्न मुद्रा में अपने विद्यालय जाएगा, और वो आपने ही उसको ऐसे तैयार कर दिया, उसकी स्मृति में वो सारी छाप एक इमेजेस बना दी, जिससे उसको कहीं परेशानी नहीं हो रही। अब इसके बाद है कि स्मरण के उसको अधिक अवसर दिए जाएं। स्मरण के अधिक अवसर से आप परेशान वो होंगे कि अरे ये स्मरण के कैसे अवसर हो सकते हैं। देखिए उसका अवसर क्या है, उसकी पूर्ण, जैसे कल मैंने ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपसे बात की थी ना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सब उससे क्या हो, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो सारे के सारे कनेक्ट हों। तो जैसे कि आपने कर दिया कि जिस चीज को उसने देखा, उसी को सुना, उसी के बारे में उसको एहसास कराया, तो उससे क्या है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर पाता है, उसको याद कर पाता है। तो उसको अधिक से अधिक दिए जाएं। फिर जो चीजें आपने बताई उसको आप दोहराते भी जाओ, दोहराता भी चला जाएगा। और फिर क्या है, उसके अंदर संवेगात्मक स्थिरता पैदा करो। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो पहले उसको शांत कराओ, उसकी बात को सुनो, ढंग से सुनो कि किस बात पर उसको गुस्सा आ रहा है, क्या चीज आपको चाहिए थी। फिर उसको समझाओ, देखो इसमें गलत है गुस्सा करना। जैसे भाई बहनों में ही आपस में लड़ाई हो जाती है, तो बच्चा पढ़ने में तत्पर नहीं होता, ये नहीं चाहता कि मैं कैसे पढूं। तो क्या है कि उसके अंदर एक संवेगात्मक स्थिरता पैदा करके उसको पढ़ाना प्रारंभ कीजिए। अब ये सबसे मेन बात है एकाग्रता। एकाग्रता तो इतनी आवश्यक है कि वो अच्छी तरह से उसको आत्मसात नहीं कर सकता। अगर बच्चे का, जैसे मैंने अभी आपको पतंग देखने वाला उदाहरण बताया, बच्चे का दिमाग जो मनोभाव में बताया था कि बच्चे का दिमाग तो है पतंग में, तो वो कैसे एकाग्र होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे प्रमुख बात है कि उसको एकाग्रता है। अब इसके अंदर अंदर उसके कुछ चीजें अपनाते चले जाइए, उसके अंदर निरीक्षण शक्ति का विकास करते रहिए, उसकी तार्किक शक्ति को बढ़ाइए। जब बच्चे के अंदर तार्किक शक्ति है, सबसे ज्यादा, मैंने एक बार शायद पहले भी आपको बताया कि बच्चे से प्रश्न पर जरूर पूछिए। अगर आपने पूछा कोई भी चीज कि बेटा दूध गर्म क्यों है, तो बच्चा अपने आप बताएगा अभी इसको गर्म करके लाए इसलिए गर्म है। ठंडा कैसे होगा, तो उसको बताइए, वो खुद ही बताएगा कि जो है ये दूध थोड़ी देर हवा में रखा रहेगा, तो ये है। फिर धीरे धीरे यही चीज जब आगे बढ़ती जाएगी, तो उसको पता चल जाएगा कि तापमान कैसे होता है, किस तरह से मौसम स्थिर होता है, किस तरह के मौसम, किस तरह से चीजें टेम्परेचर बन जाता है। तो छोटी, ये बहुत छोटी सी बात है, और भी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। और सबसे उसके बाद है निर्णय की प्रक्रिया में उन्नति। उसको एक निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर पैदा करें, और जब वो निर्णय ले ले, तो उसके अंदर कहो कि उसके अंदर मतलब डिसीजन पावर का उसको बताएं कि ये काम तो अब आपको ही करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको ही इसको करना है। तो क्या है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, अगर बच्चे के अंदर आपने कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, तो उसकी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाएगी। अगर बच्चा कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं याद होगा, मुझे नहीं याद होगा, तो उसे याद भी होगा तो नहीं। अब ये सारी चीजों को मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ एक घटना के माध्यम से। अब सबसे पहले देखिए कि अभ्यास द्वारा जो है स्मृति में अधिक उन्नति होती है। अब आप
कुछ मत सोचिए, एक अपने घर की अलमारी सोचिए। अब अलमारी में सोचा तो आपने क्या किया कि अलमारी में क्या रखते हैं आप? सामान रखते हैं। अपने आपने सामान रखे, कहीं पर पैसे रख दिए, कहीं पर आपने कपड़े रखे, कहीं कुछ, और उसको आपने ध्यान नहीं दिया, कभी उसको सिस्टमैटिक नहीं किया, उसमें बस चीजें ठूसते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं। अब जब ठूसते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिन आपको सुबह जा रहे हैं, आपको रुमाल की जरूरत पड़ी, रुमाल उसने सारी चीजें ऐसे कर करके निकाल निकाल के इधर उधर कर दी, सारी चीजें आपकी अलमारी में अस्त व्यस्त हो गई, पर आपको रुमाल नहीं मिला, उथल पुथल हो गई है, उल्टा पुल्टा सब हो गया है, और आप उसका परिणाम स्वरूप क्या हो गए, क्या हो गए आप? परेशान। जब परेशान हो गए तो आपने कहा कि भाई ये नहीं, वही हाल उस अलमारी का ही आप रूप लेकर के चाहिए चलिए दिमाग का, क्योंकि स्मृति हमारी जो स्मरण है वो किसके अंदर होता है? दिमाग में। जब हम दिमाग में उसको निकाल नहीं पाते, तो अब आप ये सोचिए, अलमारी में है तो रुमाल है, तो है तो अलमारी में ही, पर कहाँ है वो नहीं है। तो इसी तरह से आपने क्या किया, जो सारी चीजें थी, सारी आपकी वस्तु इमेज बातें थी, वो आपने दिमाग के अंदर तो ठूस ली, पर उसको इस तरह से नहीं ठूसा कि उसको एक सिस्टम से रखते। अगर आप अलमारी को जैसे सिस्टम में रखते हैं तो उसी तरह से आप अपनी चीजों को उसमें ठीक तरह से रखिए। ऐसे ही दूसरा एक नियम आ जाता है, जो इससे क्या हुआ कि आपने उसको धारण किस तरह से किया, आपने उसको सिस्टमेटिक कैसे किया। अब दूसरा कि आपने दिमाग में किस रूप में चीज को दर्ज किया, अपने दिमाग में अपने इमेजेस को किस तरह से किया। तो जैसे अब मान लो कि मैं आपसे कहती हूँ वैश्य, अब क्या, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं, जी मुझे तो पता नहीं क्या होता है वैश्य, तो तुरंत ही मैंने क्या कहा, अच्छा ये फ्रेंच का, फिर मैंने उसको समझाया कि ये फ्रेंच का वर्ड है, तो ये गाय, जैसे ही आपने गाय का किया तो गाय गाय कहते ही आपकी सारी ज्ञानेंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया, आपकी नेत्रों ने काम कर दिया, हाँ व्हाइट कलर की या चितकबरी से एक गाय है, चार पैर होते हैं, वो पूंछ होती है, एक दो सींग होते हैं, इस तरह से आपके सामने उसकी छवि आ गई। उसके बाद आपने गाय का दूध पिया है, तो गाय का दूध पिया है तो वो सारी आपके अंदर उसकी संवेदना, तो ये आपकी जिह्वा की संवेदना आ गई। उसी तरह कान में आपने गाय शब्द सुना तो मस्तिष्क ने एकदम उसके, तो आपकी सारी इंद्रियों ने उसमें काम किया। तो आपने किसी भी चीज को किस तरह से अपने दिमाग में दर्ज किया है, किस तरह, ये बात आपके लिए बहुत होती है। अब यही ठीक उल्टा एक फ्रेंच व्यक्ति को गाय कहा जाए तो उसको सेम अनुभूति होगी जैसे कि आपको वैश्य कहने पर हुई। तो इस तरह से हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंटरकनेक्ट कैसे हो रहे हैं, हमें इंटरकनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी वस्तु को हमें एक इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जगह एक फूल रखा है, एक फूल रखा है और एक हमने माला बना करके रख दी। अब आपको माला इतने आराम से मिल जाएगी या एक फूल मिलेगा? एक फूल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीजें। तो इस तरह से हम अगर विचारों के साहचर्य को बढ़ाते चले जाते हैं, विचारों को आपस में जोड़ते हुए चलते हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे दिमाग से चीजें निकलती आती हैं और हमें याद आता चला जाता है, हमारी मेमोरी शार्प होती चली जाती है। अब एक और सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस चीज में हम एक तीव्र गति से ना करके सामान्य ढंग से हम याद करते हैं, स्थिर बुद्धि से याद करते हैं, वो चीज याद जल्दी हो जाती है। देखिए एक उदाहरण है कि आप ट्रेन में आपने सफर किया है, रेलवे स्टेशन में बैठ के आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन आपकी रुकी हुई है, आप प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, सामने स्टॉल है, बुक स्टॉल है, टी स्टॉल है, उसको भी आप पढ़ पा रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है जगह का नाम उसको भी पढ़ पा रहे हैं, और जो वो वहाँ की ध्वनि है कि ये प्लेटफॉर्म गाड़ी, ये नंबर गाड़ी इससे जाएगी, वो भी आपके कानों में आ रही है, सब कुछ आ रही है, आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। पर धीरे धीरे ट्रेन चली, जब धीरे धीरे ट्रेन चली तो जो अक्षर थे, जो स्टॉल थे, वो सब आपके यहाँ दृष्टि से ओझल होते रहे, यानी आपको दिखने बंद कर गए, आपकी ज्ञानेंद्रियां उसको नहीं पकड़ पा रही।
धीरे धीरे आप और आगे चले तो पेड़ पौधे दिखाई दिए, आपने एकदम पहचान लिया ये बबूल का है, पॉपुलर के हैं, ये यूकलिप्टस के पेड़ हैं, ये शीशम का पेड़ है, ऐसे। पर धीरे धीरे आप इस और स्पीड ले ली। जब और स्पीड लेते चले गए तो आपको कुछ नहीं दिखाई, सब कुछ गड्ढम गड्ढ हो रहा है आपके दिमाग में, सब कुछ गड्ढम, कुछ भी आपको स्पष्ट नहीं है। तो यही है, जब हम स्थिर बुद्धि होकर के ध्यान से पढ़ करके समझदारी से या अच्छी तरह से हम अपने मस्तिष्क में बातों को स्टोर करते जाते हैं, वो बातें बहुत स्थायी रहती हैं और जब भी हम चाहते हैं उसको पुनः अपनी चेतना के स्तर पर लौटा लाते हैं और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। इसलिए कभी हड़बड़ी ना करें, याद ना घबराएं नहीं और उसको याद करते रहें। अब सबसे बड़ी बात है, हमेशा एक उसमें मॉडल बनाएं किसी भी चीज का। किसी चीज का मॉडल बनाने से हमारी छाप बहुत गहरी होती है। हमारी स्मृति संपूर्ण तभी होती है, संपूर्ण या कहना चाहिए स्ट्रांग, मजबूत तभी होती है, हमारी याददाश्त तभी मजबूत होती है जब उसमें जितनी गहरी या जितनी गाढ़ी छाप होती है। अब आपने एक मॉडल बनाया। सबसे बड़ी बात होती है, साइंस के बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं चीज को, फिर उसके बाद करते हैं, फिर उनके सारा उसका सारा याद हो जाता है। ये कहा भी जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो 25% याद रहता है, जब हम सुनते हैं तो 35% याद हो जाता है, जब हम सुनते और जब हम देखते हैं तो 50% याद हो जाता है, जब केवल हम देखते हैं और सुनते हैं तो 75% हो जाता है, क्योंकि उसको आपने देख भी लिया, आपकी नेत्रों ने भी उसको ध्यान दिया है, देखा है, और आपके कानों ने भी उसको सुना है। तो क्या है, वो आपको 75% याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है कि जैसे कि आप फिल्म देखते हो, जो चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से वो चीजें आप नहीं भूलते और उस कहानी को, उस फिल्म की कहानी को आप फौरन बताते हैं, क्योंकि आपकी दोनों इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। फिर उसी के बाद अब जब आप उसको करते हैं, किसी काम को जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो क्या होता है, वो 95% याद हो जाती हैं। जब वो 95% याद हो जाती हैं तो आप क्या कहते हैं, कैसे भूल पाएंगे, है ना। मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया, तो क्या है, कैसे नहीं याद होगा। तो ऐसे अब समस्या ये आती है कि साइंस के सब्जेक्ट लोग तो करते हैं, पर आर्ट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स कैसे करें। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगी कि वो भी एक मॉडल तैयार करें, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही तो हैं, तो ह्यूमैनिटी से आधारित ही सब्जेक्ट हैं। तो इनको, तो ये जैसे सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं, वो परिवार के मध्य में पढ़ रहे हैं, वो आप इसको पढ़ रहे हैं, राजनीति को पढ़ रहे हैं तो अखबार में है, आपका हिंदी साहित्य है तो उसमें कविताओं के को आप एक मॉडल के रूप में ला सकते हैं, या किसी निबंध को ला सकते हैं। तो उससे मॉडल करेंगे तो जो मॉडल बनेंगे तो उसके आपके अंदर स्पष्ट छाप होगी और उसको बहुत अच्छी तरह करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ आप उसको रिवीजन करते रहें। जब आप उसको रिवाइज करते जाते हैं तो आपके स्मृति में इमेजेस स्ट्रांग होती जाती हैं, और जरूरी नहीं है कि आप 24 आवर्स में कुछ ना कुछ करें। ये भी नहीं कि जिस तरह से आपने 3 घंटे उसे याद करने में लगाए तो पढ़ने में लगाए तो उतने ही दें, बस सरसरी नजर मारते रहें। देखते हैं कि कैसे आपकी याददाश्त कमजोर रहती है। और आपको विश्वास करना चाहिए कि जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी के आइडियाज भी इसी धारणा को लेकर के, इसी बात को लेकर के ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो आइए आज हम आपसे फिर विदा लेते हैं। आज के दिन का फिर से विराम अवस्था में आ जाते हैं, और आप सबको का आभार। और कल हम फिर आपसे सुझाव पर बात करेंगे। धन्यवाद।